उसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है, ठीक है, जैसे Q1 है Q2 है, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R12 है, ठीक है। तो इन दोनों सिस्टम की वजह से, इन दोनों चार्ज की वजह से जो सिस्टम पूरा बना है यहाँ पे, इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो निकालना है हम लोगों को, ठीक है। सबसे पहले ये जो Q1 चार्ज यहाँ पे है, ठीक है, इसकी वजह से फील्ड बन रहा होगा। Q2 जो चार्ज था वो पहले कहाँ था, इन्फिनिटी में था। इन्फिनिटी से हम कहाँ लेके आ रहे हैं उसे, R डिस्टेंस में लेके आ रहे हैं, ठीक है। इस Q1 चार्ज से पहले Q2 की कितनी डिस्टेंस थी, इन्फिनिटी थी। इन्फिनिटी से हम लोग कितनी डिस्टेंस में लेके आ रहे हैं, R डिस्टेंस में लेके आ रहे हैं इसको, ठीक है। कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो निकालना है हम लोग को यहाँ पे, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर Q1 इज प्लेस्ड एट A, ठीक है। जब हम Q1 को A पॉइंट में रखेंगे, ठीक है, एंड एनदर पॉइंट चार्ज Q2 इज एट इन्फिनिटी डिस्टेंस फ्रॉम Q1। जब Q1 चार्ज को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद जो Q2 चार्ज है वो अभी इन्फिनिटी में है, ठीक है। अब Q2 को उठा के यहाँ B पॉइंट में रखने वाले हैं, ठीक है। तो Q2 इज बॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट B, ठीक है। वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू B, ठीक है। हमको पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना वो किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय Q, ठीक है। तो वर्क डन किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, Q बाय R होता है, ठीक है। तो K को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0। Q की जगह में क्या आ जाएगा, Q1। Q की जगह में वो वाला चार्ज लिखते हैं जिसकी वजह से फील्ड बन रहा होगा। तो फील्ड किसकी वजह से बन रहा है, Q1 की वजह से बन रहा है, ठीक है। चलो, और लेके किस चार्ज को आ रहे हैं हम लोग, Q2 चार्ज को लेके आ रहे हैं। तो चार्ज की मल्टीप्लाई जो करेंगे वो कौन सा चार्ज होगा, Q2 होगा। तो इसका मतलब जो यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस होंगे, इन 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की वो कितनी होगी, Q1 Q2 4πε0 इंटू R होगी, ठीक है। यही जो वर्क डन होगा यही किस में शिफ्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि U इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4πε0 R, ठीक है। उसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ n नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है। अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है, अभी तो यहाँ पे सिर्फ 2 की वजह से निकाला है हम लोगों ने, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस होंगे तो उसकी वजह से कैसे निकालेंगे, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑल चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी डिस्टेंस, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास चार्जेस होंगे उनको इन्फिनिटी से उस सिस्टम में लाने में जितना भी हम लोगों ने वर्क डन करा होगा वो क्या हो जाएगा, उस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको ऐसे समझते हैं, तो इसको ऐसे देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पे हमारे पास Q1 चार्ज है, इस Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट में लाने में हमने कोई वर्क डन नहीं किया है, क्योंकि देखो ये Q1 चार्ज पहला चार्ज है जो यहाँ पे आया है। इस Q1 चार्ज में फोर्स लगाने वाला कोई नहीं होगा यहाँ पे। तो इसका मतलब इन्फिनिटी से अब इस Q1 चार्ज को इस पॉइंट में लेके आएंगे, A मान लेते हैं, A पॉइंट में लेके आएंगे। तो अभी हमने कोई वर्क डन नहीं करा है क्योंकि यहाँ पे कोई फील्ड है ही नहीं पहले से, ठीक है। फिर इन्फिनिटी से हम क्या लेके आए, Q2 चार्ज को लेके आए। ये Q1 चार्ज पहले से ही यहाँ है, Q2 चार्ज को अब सिस्टम के अंदर एंटर करा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जो Q2 चार्ज को यहाँ लाने में वर्क डन हुआ होगा वो वर्क डन किसके इक्वल होगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस Q2 में कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, उस फोर्स के अगेंस्ट तो हम लोगों ने वर्क डन किया होगा ना। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं अभी R1, ठीक है। तो वर्क डन क्या, Q2 चार्ज को सिस्टम के अंदर एंटर कराने में कितना वर्क डन किया होगा हम लोगों ने। तो उसके लिए ये देखना पड़ेगा इस Q2 में कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा। सिर्फ Q1 फोर्स लगा रहा है यहाँ पे क्योंकि कोई और चार्ज तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, ठीक है। तो K की जगह में क्या आएगा, Q की जगह में Q1, Q2 की जगह में Q2 ही आएगा, ठीक है। R की जगह में क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा, ठीक है। इसको W1 मान के चलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखना, जब मैं Q3 को यहाँ पे लेके आ रही हूँ, मान लेते तो ये रहा Q3, इस Q3 को हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं, ठीक है। अब इस Q3 को सिस्टम के अंदर एंटर कराने में कितना वर्क डन किया होगा, ठीक है, किन किन फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन किया होगा हमने। एक तो ये Q2 इसमें फोर्स लगा रहा होगा, इनके बीच के डिस्टेंस R2 मान लेते हैं। और एक कौन लगा रहा होगा, Q1 लगा रहा होगा, इनके बीच के डिस्टेंस R3 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने वर्क डन किया होगा उसको मान लेते हैं W2, ठीक है। तो जो W2 होगा वो किसके इक्वल होगा, K, ठीक है। Q1 की जगह में कितना आएगा यहाँ पे, पहले इसकी वजह से निकालते हैं, Q2 की वजह से। जो Q2 की वजह से हम लोगों ने वर्क डन किया होगा, जो Q2 इस Q3 में फोर्स लगा रहा होगा उसके अगेंस्ट वर्क डन किया है, तो वो कितना होगा, K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वो कितनी है, R2, ठीक है। W3 निकालेंगे, W3 का मतलब होता है इन दोनों के बीच का फोर्स हमने निकाल दिया, मतलब इन दोनों के बीच का वर्क डन हम लोगों ने निकाल दिया, इनके बीच का भी तो वर्क डन निकालना पड़ेगा,
ठीक है। तो जो W3 होगा किसके इक्वल होगा, K, Q की जगह में कितना आएगा Q1, Q2 की जगह में कितना आएगा Q3, डिवाइड में कितना आ जाएगा, इनके बीच की डिस्टेंस R3, ठीक है। सेम ऐसे अगर मैं Q4 चार्ज को यहाँ पे लेके आऊँगी तो Q4 चार्ज में कौन कौन होगा यहाँ पे फोर्स लगाने वाला, यानी कि किन किन चार्जेस की वजह से हम लोगों को किन किन चार्जेस के अगेंस्ट हम लोगों को वर्क डन करना पड़ेगा। एक तो Q3 है, एक ये Q2 है, और एक क्या है, Q1 है, ठीक है। तो इनके बीच की डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे R4, R5, R6, ठीक है। तो सेम ऐसे W4, W5, W6 ऐसे निकालना पड़ेगा यहाँ पे वर्क डन, ठीक है। तो जब ये हमारे पास पूरा सिस्टम है, सेम ऐसे अगर n नंबर ऑफ चार्जेस होंगे तो उसकी वजह से अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी तो वो ऐसे ही निकलेगी, ठीक है, ठीक है। तो इट इज़ इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अगर n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, इट इज़ इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑल चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी डिस्टेंस, ठीक है। इनफाइनाइट डिस्टेंस से अगर हम किसी चार्ज को सिस्टम के अंदर एंटर करा रहे तो जितना हम लोगों ने वर्क डन किया होगा, वो सिस्टम बनाने में जितना हम लोगों ने काम किया होगा, जितना हम लोगों ने वर्क किया होगा, वही क्या हो जाएगी, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। इन ब्रिंगिंग द फर्स्ट चार्ज Q1 चार्ज को लाने में, ठीक है, ए पॉइंट में लाने में नो वर्क इज डन, ये मैंने पहले भी बताया था। Q1 चार्ज को जो हम लेके आ रहे हैं, क्योंकि इस Q1 में कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है, वहाँ पे पहले से कोई फील्ड है ही नहीं, तो हम लोगों ने कोई वर्क डन नहीं किया होगा, तो इसीलिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो नो वर्क इज डन बिकॉज ऑल अदर चार्जेस एट इन्फिनिटी, क्योंकि बाकी सारे जो चार्जेस अभी वो किधर है, इन्फिनिटी में, एंड देयर इज़ नो फील्ड, क्योंकि वहाँ पे कोई क्या नहीं, फील्ड नहीं है, ठीक है। तो W1 इसमें क्या बता रखा, W1 कौन सा वाला हो जाएगा, जो फर्स्ट चार्ज की वजह से, जो फर्स्ट चार्ज को लाने में वर्क डन हुआ है, ठीक है। W2 निकालते हैं। W2 बोलने का मतलब ये कि जब Q2 चार्ज को लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो Q2 चार्ज में तो है फोर्स लगाने वाला, Q2 चार्ज में फोर्स लगाने वाला कौन है, Q1 चार्ज है वहाँ पहले से, ठीक है। तो Q2 को जब लेके आएंगे, W को, वैसे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इंटू चार्ज, तो पोटेंशियल तो ये हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, Q2, किसको लेके आ रहे हो, Q2 को लेके आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। सेम ऐसे अगर हम लोग W3 निकालेंगे तो पोटेंशियल इनटू क्या होता है, चार्ज होता है ना, तो जो हम चार्ज Q3 को लेके आ रहे हैं यहाँ पे, Q3 चार्ज की वजह से जो हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2, क्योंकि Q1 Q2 का फील्ड है वहाँ पहले से ही, ठीक है। Q1 Q2 का फील्ड जब वहाँ पहले से ही है, तो ये दोनों क्या करेंगे, इस वाले चार्ज में Q3 में फोर्स लगाएंगे, तो जो पोटेंशियल होगा ना वो क्या आएगा, V1 + V2 इंटू चार्ज, ठीक है। V1 V2 की वैल्यू थी, तो ये हो जाएगी, ये हमने पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला जब डेरिवेशन किया था ना, तो उसमें आया था ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इनटू क्या हो जाएगा, चार्ज, जिस चार्ज को तुम लोग लेके आ रहे हो वहाँ पे, ठीक है। तो Q3 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, Q3 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यही मैंने अभी बताया था कि अगर हम लोग Q3 चार्ज को लेके आएंगे तो एक तो Q1 उसमें फोर्स लगा रहा होगा तो उसकी वजह से वर्क डन निकालना है, एक Q2 उसमें फोर्स लगा रहा होगा तो उसकी वजह से वर्क डन निकालना है। सेम ऐसे अगर हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस होंगे तो n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से वर्क डन कैसे निकालेंगे, W1 W2 W3 W4 ऐसे डैश WN आ जाएगा, ठीक है। W1 तो यहाँ पे 0 था, W1 बोलने का मतलब है जब Q1 चार्ज को लेके आ रहे तो वो 0 था, ठीक है। तो सबको अगर प्लस करते जाएंगे हम लोग, ठीक है, तो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, 4πε0 कॉमन आ रहा है, 1/4πε0, तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12, Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 डैश, ठीक है। चलो अब ना इक्वी पोटेंशियल सरफेस करते हैं, ठीक है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा सरफेस होता है जिसके हर एक पॉइंट में ना पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट में पोटेंशियल सेम हो तो उसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो इक्वी का मतलब होता है सेम होना, ठीक है, इक्वल होना। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस होता है, सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच पोटेंशियल रिमेन सेम आर कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं इसके सरफेस में A B C D E ये सारे के सारे पॉइंट हैं, तो हर ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा तो VA = VB = VC = VD = V, यानी कि सबका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनाते हैं, यूनिफॉर्म जो फील्ड लाइन होती है कैसे बनती है, हमेशा पैरेलल बनती है। तो पैरेलल फील्ड लाइन में अगर हमको क्या बनाना होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाना होगा, तो कैसा बनाएंगे, शीट की फॉर्म में बनाएंगे जो परपेंडिकुलर होगा फील्ड लाइन के, ठीक है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, एक शीट की फॉर्म में बनेगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर शीट की फॉर्म में बनेगा जो किसके परपेंडिकुलर होगा, फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस आर पैरेलल प्लेन्स विद देयर सरफेस एंड परपेंडिकुलर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मतलब वो क्या, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, पैरेलल प्लेन्स की शीट में बनेगा, ठीक है, विद देयर सरफेस एंड परपेंडिकुलर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब उसके बाद
प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही है कि चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो। जब इसके सरफेस के हर एक पॉइंट में पोटेंशियल सेम है तो चेंज इन पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चेंज होने का मतलब ये है कि अगर मान लेते ये पॉइंट है ए पॉइंट और ये पॉइंट है बी पॉइंट, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा बी है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा वी भी होगा, ठीक है। दोनों को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा ना। तो चेंज कितना है, जीरो है पोटेंशियल में चेंज, ठीक है। डीवी का मतलब होता है चेंज, ठीक है। तो डीवी इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। तो वीबी माइनस वी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल, वर्क डन ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज होता है ना, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे वर्क डन निकालेंगे, ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा, अगर हम यहाँ से उठा के उस चार्ज को यहाँ पे रखेंगे तो वर्क डन इक्वल टू क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय चार्ज इनटू चार्ज होता है ना। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल जीरो, जीरो मल्टीप्लाई क्यू भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चार्ज को लेके जाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता है, जीरो वर्क डन होता है, ठीक है। तो वर्क डन ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। तो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, डी वी इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग थोड़ा सा पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो वर्क डन भी तो थोड़ा ही होगा ना वहाँ पे, ठीक है। तो वर्क डन निकालेंगे तो डीवी इंटू क्यू नॉट, डीवी का मतलब चेंज इन पोटेंशियल, चेंज कितना होगा पोटेंशियल का, जीरो, हमको पता है क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। तो डीवी अगर जीरो है तो जीरो क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब वर्क डन जीरो होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में चार्ज को, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। हमको पता है कि जो वर्क डन होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, ठीक है। जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। अगर हम लोग वर्क डन थोड़ा सा कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, थोड़ा सा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे कैसा प्रोडक्ट होता है, इनका डॉट प्रोडक्ट होता है। अगर हम वेक्टर यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे कैसा प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। चलो, अब मेन चीज यहाँ पे है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो कैसे होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो फोर्स होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एफ बाई क्यू नॉट होता है, ठीक है। अगर एफ की वैल्यू रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, ए इंटू क्यू नॉट हो जाएगी इंटू डी एक्स। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट अभी भी है, ठीक है। तो क्यू नॉट को सेपरेट कर लेते हैं, ए डॉट डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या बना रखा है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। जो पैरेलल लाइंस होती है, फील्ड लाइन अगर पैरेलल होगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है, हमेशा प्लेन शीट की फॉर्म में बनता है, ठीक है। चलो, जो क्यू नॉट चार्ज है, अगर यहाँ से मैं उस क्यू नॉट चार्ज को यहाँ पे लेके आऊंगी, ठीक है, तो यहाँ पे देखना वो चार्ज की वैल्यू मान लेते हैं 2 माइक्रोकूलम है, ठीक है। तो चार्ज की वैल्यू तो जीरो है नहीं, ठीक है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, याद रखना, ठीक है। तो चार्ज की वैल्यू तो जीरो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। डी डब्ल्यू हमको पता है कि वर्क डन कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। अगर इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट में लेके आऊंगी इस चार्ज को, क्यू नॉट चार्ज को यहाँ से अगर मैं यहाँ लेके आऊंगी तो वर्क डन हमको पता है जीरो होता है, हमने अभी प्रूव किया था, ठीक है। क्यू नॉट तो जीरो है नहीं, यहाँ पे हम ये देख लेंगे जीरो आंसर कैसा आ रहा है, इधर जीरो आंसर कैसा आ रहा है, इनमें से कोई वैल्यू तो जीरो होगी जब यहाँ पे जीरो आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो क्यू नॉट की वैल्यू तो यहाँ पे जीरो है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा नहीं। डिस्प्लेसमेंट भी मैंने किया है, यानी कि इस चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ तक लेके आई तो मैंने डिस्प्लेसमेंट भी किया, तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो नहीं है, ठीक है। मेन चीज अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की, ठीक है। तो क्यू नॉट ई डी एक्स कॉस थीटा लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्यू नॉट जीरो नहीं है, ई जीरो नहीं है, डी एक्स जीरो नहीं है, तो इसका मतलब कॉस थीटा जीरो होगा। कॉस थीटा जीरो कब होता है, कॉस की वैल्यू जीरो कब आती है, 90 पे। इसका मतलब यहाँ पे मेन चीज हमारे पास आंसर आ गया है, ये वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है, क्योंकि तभी पॉसिबल है कि चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में कोई वर्क डन नहीं हुआ है। वर्क डन की वैल्यू तभी जीरो हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है नहीं, चार्ज की वैल्यू भी जीरो है नहीं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो फील्ड लाइन है ना वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की कैसी है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल्स ऑन पोटेंशियल, ठीक है। तो इफ 20 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन टू मूव ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज 10 वोल्ट टू अनदर पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज 20 वोल्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ V, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट जहां का पोटेंशियल कितना था 10 वोल्ट था, यहाँ से हम कहाँ लेके आ रहे चार्ज को जहां का पोटेंशियल कितना है V वोल्ट है, ठीक है। चार्ज की वैल्यू कितनी है 4 कूलम है, ठीक है। और कितना वर्क डन करना पड़ा हमको, 20 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा। तो हमको वैल्यू निकालनी V की, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा वो निकालना हमको, ठीक है। तो हमको पता है कि इसमें क्या होता है, वी ए बी इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट होता है, ठीक है। वी ए बी का मतलब होता है कि इस चार्ज को अगर मैं यहाँ से उठा के इधर लेके आ रही हूँ तो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा आपकी बार, ठीक है। क्योंकि इस पॉइंट का भी अपना कुछ पोटेंशियल है, इस पॉइंट का भी अपना कुछ पोटेंशियल है, तो आपकी बार यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, वी बी माइनस वी आएगा, ठीक है। इक्वल टू डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट आएगा। डब्ल्यू ए बी का मतलब होता है ए से लेके बी तक लाने में कितना वर्क डन हुआ है, हमको पता है कितना हुआ, 20 जूल का वर्क डन हुआ है, ठीक है। तो वी ए बी का मतलब क्या होगा, वी बी माइनस वी है, वी बी की वैल्यू कितनी है वी, और वी ए की वैल्यू कितनी है 10 है, ठीक है। हमको वी की वैल्यू निकालनी है, तो 10 को इधर प्लस में लेके आएंगे तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 वोल्ट आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद अगला न्यूमेरिकल है, चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। हमने एक स्क्वायर के कॉर्नर में कौन कौन से चार्ज रख रखे, 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम के, ठीक है। स्क्वायर की साइड कितनी है, √2 मीटर है। फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सेंटर पे हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो पहली बात, अगर सेंटर पे हमको पोटेंशियल निकालना है तो सेंटर में कौन कौन पोटेंशियल निकाल रहे हैं, सीधा वैल्यू निकालो, सबको प्लस कर दो, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं कि माइनस वाला इधर धक्का दे रहा होगा, प्लस वाला उधर खींच रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस चार्ज जो माइनस में, माइनस वैल्यू रखनी पड़ेगी वहाँ पे, ठीक है। जहाँ हम लोगों ने फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ऐसे ही सेंटर में, तो वहाँ पे हम लोगों ने माइनस वैल्यू चार्ज की पुट नहीं करी थी। अगर -4 भी होगा तो +4 रखा था,
ये माइनस उस टाइम पे डायरेक्शन बताने का काम आ रहा था कि यहाँ पे अगर कोई चार्ज होता, यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज होता तो माइनस वाला क्या करता, उसे अपनी तरफ खींचता। तो यहाँ पे वो सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो सेंटर पे कौन कौन पोटेंशियल बना रहा होगा, 2, 3 माइक्रोकुलम, -4 माइक्रोकुलम और 5 माइक्रोकुलम, ठीक है। तो ये सारे चार्जेस अगर सेंटर पे पोटेंशियल बना रहे हो, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R, ठीक है। तो मेन चीज़ ये कि अगर यहाँ से यहाँ तक हमको पोटेंशियल निकालना है कि ये 2 माइक्रोकुलम का चार्ज यहाँ पे कितना पोटेंशियल बना रहा होगा, तो उसके लिए हमको क्या निकालनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो ये वाला ट्राइंगल को लेंगे, ये वाला जो ट्राइंगल है ये एंगल कितना 90, ये कितनी है √2 मीटर, ये भी कितने √2 मीटर, तो इसको निकालेंगे फिर उसके बाद, ठीक है। तो अगर ये √2 मीटर है, ये √2 मीटर है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 मीटर हो जाएगी। ये पूरी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। हमको तो आधा चाहिए, तो ये कितनी हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो आर हमको पता चल गया कितना हो गया, 1 मीटर। AO = BO = CO = DO = 1 मीटर। 1 मीटर कैसे आया, पाइथागोरस थ्योरम से आया, ठीक है। तो उसको कर लेना। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर हम लोग चार्ज की वैल्यू रखेंगे, ये -4 होगा, ठीक है। यहाँ पे चार्ज की वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो सेंटर पे जो पोटेंशियल बन रहा होगा उनकी वैल्यू हमने निकाल दी। चारों की वजह से सेंटर पे जो पोटेंशियल बन रहा होगा वो ये है, ठीक है। नेट पोटेंशियल जो बनेगा O पे, O सेंटर है, तो नेट क्या होगा, चारों को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो जब हम चारों को प्लस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो K तो सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो K सब में कॉमन ले लेंगे और 10⁻⁻6 भी कॉमन आ रहा है। सबको अगर प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 6K। K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9, ठीक है। तो सबको अगर सॉल्व करेंगे लास्ट में आंसर कितना आएगा, 5.4 × 10⁴ वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला न्यूमेरिकल है कि ये भी स्क्वायर है। स्क्वायर के कॉर्नर्स पे कौन कौन से चार्ज है, 2 माइक्रोकुलम, 4 माइक्रोकुलम, -2 माइक्रोकुलम, -4 माइक्रोकुलम, और स्क्वायर की साइड कितनी है, √3 मीटर है, ठीक है। स्क्वायर के सेंटर पे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, नेट पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को होमवर्क है, इसको कर लेना, ठीक है। उसके बाद एक हेक्सागन दे रखा है, अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज़ अ चार्ज 5 माइक्रोकुलम एट ईच ऑफ इट वर्टिसेस, ठीक है। इसके हर कोने में, हर वर्टिसेस में कितना चार्ज रख रखा है, 5 माइक्रोकुलम का। ये क्या दे रखा है, रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है, रेगुलर वो होता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, और साइड कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी 6 की 6 साइड कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। कॉर्नर पे कौन कौन से चार्ज रख रखे, 5 माइक्रोकुलम, ठीक है। हर 6 के 6 कॉर्नर पे क्या रख रखे, 5 माइक्रोकुलम के, ठीक है। चलो अब ना सेंटर पे क्या निकालना है हमको, नेट पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो ना नेट पोटेंशियल कौन कौन बना रहा होगा सेंटर पे, ये पूरे 6 के 6 बना रहे होंगे, ठीक है। सारी चीज़ सिंपल है, बस ये निकालना है यहाँ पे कि ये जब यहाँ पे पोटेंशियल बनाएगा तो ये डिस्टेंस कितनी होगी फिर, ठीक है। जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी ये होगी, उतनी ये होगी, उतनी ये होगी, उतनी होगी, उतनी होगी, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। तो ये सारी साइड इक्वल होगी, ठीक है। चलो ये कितना 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितने एंगल बन रहे होंगे, 6 एंगल बन रहे होंगे। ऐसे करके अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कितने एंगल बन रहे होंगे, 6 एंगल बन रहे होंगे। और टोटल एंगल कितना होगा, 360। 360 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 60, ठीक है। तो मतलब जो ये वाला एंगल है, इस वाले ट्राइंगल को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का होगा, ठीक है। ये वाली साइड अगर इस वाली साइड के इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे ना। ये वाला एंगल 60 कैसा आया, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना होगा, 360, और ये जो 360 का एंगल है ना वो 6 एंगल में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 360 का एंगल जब 6 एंगल में डिवाइड होता है और सारे एंगल इक्वल भी होंगे तो ये एंगल 60 अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी, फिर वही, क्योंकि ये क्या है, हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। तो ये वाली साइड अगर इस वाली साइड के इक्वल होगी तो इनके ऑपोजिट एंगल भी तो इक्वल होंगे, ठीक है। तो ऑपोजिट एंगल अगर एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल प्लस करके कितना आता है, 180 आता है। 180 में से 60 तो ये हो गया, कितना बचा, 120। 120 में से ये दोनों की वैल्यू है, 120 दोनों की वैल्यू है और बराबर बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, 60। ये भी कितना हो जाएगा, 60। तो मेन चीज़ मतलब यही करना था यहाँ पे कि इस ट्राइंगल को ना तीनों एंगल अगर हमने 60 प्रूव कर दिए यहाँ पे, इसका मतलब कैसे ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी सारी साइड भी तो इक्वल होंगी। तो अगर ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 10। ये भी कितना हो जाएगा, 10। ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ठीक है। तो ये चीज़ करनी थी यहाँ पे, ये डिस्टेंस निकालने के लिए इस वाले ट्राइंगल को क्या किया हमने, इक्विलेटरल प्रूव किया, ठीक है।
बस ये निकालना है, बाकी सब तो हो ही जाएगा। फिर उसके बाद अगर इसकी वजह से यहाँ पे सेंटर पे क्या निकालना है, पोटेंशियल, तो Q/R फॉर्मूला होता है ना, K की वैल्यू तो क्या आएगी 9 × 10⁻⁹, Q की वैल्यू कितनी आएगी 5 माइक्रो कूलम, माइक्रो की जगह में 10⁻⁻6 रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, डिस्टेंस कितनी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद इसकी वजह से भी वही सबके लिए वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि देखो डिस्टेंस भी सेम है, ठीक है, और वैल्यू भी चार्ज की सेम है, ठीक है। तो सेंटर में जो पोटेंशियल आएगा वो सबकी वजह से सेम आएगा, ठीक है। चलो तो सेंटर में जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, V नेट = 6 × 5K × 10⁵, K की वैल्यू रखेंगे 9 × 10⁹, सब कुछ सॉल्व करके लास्ट में आंसर आएगा 2.7 × 10⁶ वोल्ट आएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर अ चार्ज, ठीक है। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। तो जो फ़ैन होता है घर में, उसके ऊपर भी आप लोगों ने देखा होगा, उसको कंडेंसर भी बोला जाता है, ठीक है। ऐसे रहता है ये, ठीक है, इसमें से 2 वायर निकलते हैं, ऐसे देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो इसको ना कैपेसिटर बोला जाता है, ठीक है। कैपेसिटर की खासियत क्या होती है, चार्ज को ना स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। जैसे अगर हम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे ना, 1 सेकंड के अंदर ये पूरा फुल चार्ज हो जाएगा, ठीक है। मतलब ना ये मिनिमम टाइम लेता है चार्ज होने में, ठीक है, और उसी 1 सेकंड के अंदर इसका सारा चार्ज ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है। बोलने का मतलब है कि कैपेसिटर ऐसी जगह काम आएगा जहाँ पर हमें इंस्टेंट फोर्स की ज़रूरत होगी, ठीक है, मतलब सिर्फ उसी टाइम फोर्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो ना कैपेसिटर कहाँ काम आता है, देखो जो फ़ैन होता है ना घर में, ठीक है, जैसे ये फ़ैन है, ठीक है। तो इसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ होता है ना, कैपेसिटर का काम क्या होता है, चार्ज को स्टोर करने का काम होता है, ठीक है। जैसे हम लोग स्विच को ऑन करते हैं ना, उसी 1 सेकंड में क्या हो जाता है, इसका चार्ज क्या हो जाता है, ठीक है। तो जो फ़ैन के ऊपर कैपेसिटर लगा हुआ होता है, ये वाला कैपेसिटर, ठीक है, ये इसको कंडेंसर भी बोला जाता है। तो इसका काम होता है, जो पंखा होता है, ये फ़ैन होता है ना, इसको घुमाने का काम होता है, ठीक है। मतलब पूरा घुमाने का काम नहीं होता है। जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करेंगे ना, 1 सेकंड के अंदर, क्योंकि इसका चार्ज खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये काम नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि ना ये पंखा है, इसको बस इंस्टेंट फोर्स देगा ताकि ये बस घूम जाए, उसके बाद काम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का होता है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ना इसको शुरू में नहीं घुमा सकती है, ठीक है। शुरू में इसको एकदम इंस्टेंट फोर्स कौन देगा, एकदम झटके से फोर्स कौन देगा, ये देगा, कैपेसिटर देगा, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटर का काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी अपना काम करेगी। एक बार अगर ये पंखा घूम गया तो उसके बाद ये घूमता ही रहेगा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ठीक है। तो इस कंडेंसर का इस कैपेसिटर का काम होता है इस पंखे को, इस फैन को इंस्टेंट फोर्स देना ताकि ये घूम पाए, ठीक है। बस इंस्टेंट फोर्स देगा, ऐसे करेगा, बस थोड़ा सा घुमाएगा झटके से, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी का काम है, ठीक है। अगर यहाँ पे कैपेसिटर और कंडेंसर नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी होती तो भी ये पंखा नहीं घूम पाता, ठीक है। तो कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करने का काम है, ठीक है, और यहाँ पे वो स्टोर चार्ज क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है, ठीक है। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर अ चार्ज, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है, किसी भी कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू द पोटेंशियल डेवलप इन द कंडक्टर, ठीक है। वी नो Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। जो चार्ज होता है ना, किसके प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा उसमें पोटेंशियल होगा उतना ही चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। उसके बाद प्रोपोर्शनल का साइन हटके ना एक सिंबल आता है जिसको क्या बोलते हैं, C। यही C क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी की वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसको C से डिनोट किया जाता है, इसको कैपेसिटेंस बोला जाता है, ठीक है। C की वैल्यू निकालेंगे तो V किधर जाएगा, डिवाइड में जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर V डिवाइड में जाएगा तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q/V आ जाएगी, ठीक है। वेयर C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस, ठीक है। तो उसके बाद डेफिनेशन देखते दोबारा से इसकी। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशो, ठीक है। जो कैपेसिटेंस होगा ना वो रेशो होगा, किस किस का रेशो होगा, चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, कंडक्टर को कितना चार्ज दे रखा है, ठीक है, जो कंडक्टर है उसे कितना चार्ज दे रखा है, टू द कंडक्टर टू द पोटेंशियल डेवलप इन द कंडक्टर, ठीक है। मतलब चार्ज कितना दे रखा है कंडक्टर को, वो डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डेवलप इन द कंडक्टर, ठीक है। इन दोनों का रेशो क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। SI यूनिट क्या है इसकी, फैराड है,
ठीक है, या कूलम पर वोल्ट भी है, ठीक है, क्योंकि चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम, और पोटेंशियल की क्या होती है, वोल्ट होती है, तो कूलम पर वोल्ट भी होती है, एसआई यूनिट फैरेड भी होती है, ठीक है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो 1 फैरेड किसके इक्वल होगा, 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं अब हम लोग, ठीक है। आगे क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। 4 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, 1 माइक्रोकुलम, 1 माइक्रोकुलम, -1 माइक्रोकुलम, -1 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ABCD ऑफ अ स्क्वायर ऑफ ईच साइड 0.1 मीटर, ठीक है। तो ये वाला न्यूमेरिकल हम लोगों ने पहले कर लिया है, ठीक है। इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कर दिया ये वाला न्यूमेरिकल, ठीक है। ऐसे मतलब ऐसी कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल था, ठीक है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के सेंटर में क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इफ़ ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, अगर ई क्या है, BC का मिड पॉइंट है। व्हाट इज़ वर्क डन इन कैरिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 0 to E, ठीक है। उसके बाद हम लोग 1 फैरेड को डिफाइन करेंगे, तो 1 फैरेड इक्वल होगा कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैरेड। 1 फैरेड कब आएगा हमारा आंसर, इफ़ एन अप्लाइंग पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट अ चार्ज ऑफ 1 कूलम स्टोर ऑन इट, ठीक है। अगर हम लोग 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करते हैं और जो कैपेसिटर है उसके अंदर 1 कूलम का चार्ज स्टोर होता है, तो इसका मतलब उस कैपेसिटर की कैपेसिटी यानी कि कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 1 फैरेड हो जाएगा, ठीक है। तो 1 फैरेड हमारा आंसर कब आ सकता है, यानी कि जो 1 फैरेड होगा ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट। अगर हम 1 वोल्ट का चार्ज देंगे, तो 1 वोल्ट का अगर हम पोटेंशियल देंगे तो चार्ज कितना स्टोर होना चाहिए, 1 कूलम का, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से एक डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटेंस, अब हम सबकी कैपेसिटी निकालते रहेंगे, ठीक है। तो कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर, अगर हमारे पास स्पेरिकल एक गोला है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ स्पेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। लेट एन स्पेरिकल कैपेसिटर हैविंग रेडियस r, यानी कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R है, ठीक है। लेट Q बी द चार्ज स्टोर ऑन इट, इसमें टोटल चार्ज कितना स्टोर हो रखा है, Q चार्ज स्टोर हो रखा है। कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे मेन फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटी का, C इज इक्वल टू Q/V, ठीक है। हमको इसके लिए अलग से फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे हम, C इक्वल टू क्या होता है, Q/V, हम V की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q एट द सेंटर डिस्टेंस R हमने निकाला था, अगर इसका डेरिवेशन भी हमने करा है। अगर हमारे पास क्या होगा, एक स्पेरिकल कैपेसिटर है, इसमें हमें पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, V इज इक्वल टू KQ/R इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एक फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, हमको क्या मिलेगा, V की जगह में ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 4πr, 4πε0 R आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब जो कैपेसिटी हो जाएगी ना, वो क्या हो जाएगा, 4πε0 R हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब हमको पता चल रहा है कि जो कैपेसिटी है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल है, R के प्रोपोर्शनल। जितना बड़ा अगर हम लोग कैपेसिटर लेंगे ना, उतनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी हो जाएगी, उतना वो चार्ज को स्टोर कर सकता है। जितना बड़ा स्पेरिकल कैपेसिटर लेंगे उतनी उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस बढ़ेगा, ठीक है। चलो, इफ़ इंस्टीड ऑफ एयर, अगर हवा के बदले, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट सिर्फ तब होगा जब एयर होगा या वैक्यूम हमारा मीडियम होगा, ठीक है। इफ़ इंस्टीड ऑफ एयर एनी मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक इज फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, देन, अगर ये जो कैपेसिटी है ये हम वैक्यूम या एयर के लिए निकाल रहे हैं तब तो ये फार्मूला होगा। लेकिन अगर कोई मीडियम के लिए निकाल रहे हैं जहाँ पे मीडियम का डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, तो उस टाइम पे C को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4πε/m/r। एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, एप्सिलॉन m आएगा, m मतलब किसी मीडियम का है ये, ठीक है। चलो, एप्सिलॉन m को हम लोग क्या लिख सकते हैं, K इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। K को आगे लेके आ जाते हैं, 4πε0r, 4πε0r किसकी वैल्यू थी, C की वैल्यू थी, जो वैक्यूम के लिए था कैपेसिटेंस, ठीक है। तो इसका मतलब जो Cm होगा वो इक्वल हो जाएगा K इंटू C, ठीक है। कैपेसिटेंस इन अ मीडियम इज ऑलवेज K टाइम्स द कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस, ठीक है। किसी मीडियम का जो कैपेसिटेंस होगा वो K टाइम्स हो जाएगा किसके, कैपेसिटेंस इन अ वैक्यूम या एयर, ठीक है। हेयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन मीडियम टू द कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस। अगर हमें K को अगर डिफाइन करना होगा, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है इसे, तो K को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो C को डिवाइड में लेके जाएंगे हम लोग। तो जो K होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो रेशियो होगा किस किस का, कैपेसिटेंस इन अ मीडियम डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस इन द
फ्री स्पेस, ठीक है। ठीक है, उसके बाद एक न्यूमेरिकल दे रखा है यहाँ पे, कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द अर्थ। अर्थ की कैपेसिटी निकालनी है, अर्थ भी तो रफली एक स्पेयर ही है ना, ठीक है। तो वी नो दैट रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, ठीक है। 6400 किलोमीटर क्या है, अर्थ की रेडियस है, इसको मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। सी का फॉर्मूला क्या होता है, 4πε0r होता है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे हम लोग सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे ना, तो सबको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आंसर कितना आएगा, ये आएगा, ठीक है, 711 माइक्रोफैराड आएगा, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, अर्थ की कैपेसिटी हो जाएगी, ठीक है। अब ना एक चीज़ को थोड़ा ढंग से समझते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक होता है ना, वो क्या चीज़ होती है, ठीक है। These are the substances which never conduct their self, only transmit the effect of conduction, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माइको, क्वार्ट्ज, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटिंग मटेरियल विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इटसेल्फ, ठीक है। तो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक का मतलब ये होता है जो खुद से कभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मतलब जैसे मान लेते हैं ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है, ये खुद से कभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ना क्या होगा, जैसे अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा, एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, दीज आर द सब्सटेंसेज विच नेवर कंडक्ट देयर सेल्फ, ठीक है, ओनली ट्रांसमिट द इफेक्ट ऑफ कंडक्शन, फॉर एग्जाम्पल माइको, क्वार्ट्ज, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल दे रखे डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। तो ये क्या नहीं करते, कभी भी खुद से कंडक्ट नहीं करते, लेकिन ट्रांसमिट करते, किसकी, कंडक्शन के इफेक्ट को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटिंग मटेरियल, ये इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं क्योंकि ये कंडक्ट नहीं करते, विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इटसेल्फ, खुद से कंडक्ट नहीं करेंगे लेकिन इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। चलो, इट इज़ टू टाइप, दो टाइप के होते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक होता है नॉन पोलर, एक होता है पोलर, ठीक है। नॉन पोलर क्या होता है, दीज आर द डाइलेक्ट्रिक इन विच सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज कोइंसिडेंस विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू सिमेट्रिक शेप, ठीक है। जहाँ पे सिमेट्रिक शेप होगा ना, जैसे कि H2, N2, O2, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिमेट्रिक शेप के होते हैं। जैसे H है, यहाँ पे भी H है, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग यहाँ पे होगी, इन दोनों के लिए जो सेंटर होगा ना, वो एकदम बीच में होगा, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बोलते हैं। ये पोलैरिटी नहीं जनरेट हुई इसमें। जब इन दोनों में से कोई क्या होगा, ज़्यादा पावरफुल होगा, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। तो वही वाली बात हो रही है यहाँ पे कि इन दोनों में से इन दोनों का इफेक्ट क्या, इक्वल है, ठीक है। सिमेट्रिक है दोनों के दोनों, तो इनका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर का होगा, एकदम बीच में होगा, कोइंसाइड्स करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। उसके बाद है पोलर। पोलर क्या होता है, जैसे H है और Cl है, इसमें जो Cl होता है ना, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो सेंटर होगा ना, वो क्या होगा, Cl की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद H2O है, इसमें O ज़्यादा पावरफुल होता है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो जो सेंटर होता है ना, किधर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ठीक है, द फिनोमिना ऑफ कन्वर्टिंग अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इनटू अ पोलर डाइलेक्ट्रिक बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ठीक है। तो क्या होता है, जो नॉन पोलर होते हैं डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, नॉन पोलर बोलने के मतलब जिनका पॉजिटिव नेगेटिव का सेंटर एकदम बीच में आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से उनके जो सेंटर होते हैं सेपरेट हो जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, यानी कि जो पोलर नहीं थे उनको हम पोलर कर रहे हैं, पोलराइजेशन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जो डाइलेक्ट्रिक है उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बिहेवियर होगा, ठीक है। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो डाइलेक्ट्रिक होगा, ये डाइलेक्ट्रिक है, इसको अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, ये जो लाइनें यहाँ पे बना रखी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें हैं, और ये डाइलेक्ट्रिक भर रखा है इधर, ये डाइलेक्ट्रिक है पूरा, ठीक है। When a dielectric is placed in uniform electric field, dielectric polarization takes place, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, डाइपोल प्रेजेंट इन इट एंड ट्राई टू अलाइन देन सेल्फ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जो डाइपोल होगा ना, वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएंगे दोनों, ठीक है। और किस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करेंगे अपने आप को, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज गिवन बाय EM, ठीक है। EM किसके इक्वल होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन M हो जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन M को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हमारे पास एप्सिलॉन M होगा तो एप्सिलॉन M को क्या लिख सकते हैं, K इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहाँ पे होगा ना, ठीक है, अब यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक लगा दिया,
ठीक है। डाइलेक्ट्रिक लगाने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे, एप्सिलॉन डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, के इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे ना ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला ये हमने डेरिवेशन फर्स्ट वाले चैप्टर में किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें इनफाइनाइट शीट की वजह से निकालना, एक शीट है हमारे पास, ये शीट मान के चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास मान लेते हैं एक शीट है ऐसी, ठीक है। तो इस शीट की वजह से अगर हमें कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये शीट है, इस शीट की वजह से मान लेते हैं मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो ना उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आया था, ऐसा फॉर्मूला आया था, ई इज इक्वल टू ऐसा आया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला आया था। लेकिन इसमें तो दो सीट है, ये दोनों के दोनों सीट है, ये भी सीट है और ये वाली भी सीट है यहाँ पे, ये जो ये दोनों है ना, ये दोनों एक सीट है यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों सीट के अंदर भर रखा है ये डाइलेक्ट्रिक, ये भी सीट है, ये भी सीट है। तो इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर अंदर बन रहा होगा यहाँ पे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, इसमें यही प्लस कर दे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट तो तब रखेंगे वैल्यू अगर हम लोगों ने ये डाइलेक्ट्रिक भरा नहीं होता इधर, लेकिन डाइलेक्ट्रिक भर रखा है तो मीडियम तो एप्सिलॉन नॉट होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह में हम लोग एप्सिलॉन एम लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला समझ में आया कहाँ से आया, ठीक है। चलो एप्सिलॉन एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, के इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। From here it is clear that when a dielectric placed in uniform electric field, then net electric field is reduced to 1 by k। अगर हम डाइलेक्ट्रिक भरेंगे ना अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे पहले फॉर्मूला क्या था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट अगर दो सीट होंगी तो, ठीक है। लेकिन अब की बार डिवाइड में के भी आ गए यहाँ पे, तो जितना ज़्यादा उनका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होगा उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर आने वाला है, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं वो कितना कम होगा, वैक्यूम या एयर से कितना कम निकलेगा, 1 by k टाइम्स कम होगा, ठीक है। द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ठीक है।